नमस्कार दोस्तों, सारथी सक्सेस सेंटर में हमने अपनी पिछली क्लास में वर्णों को स्वर रहित करके देखा व पढ़ा था। साथ में हमने शब्दों को शब्दकोश के अनुसार निर्धारण करना भी देखा था। इसके साथ हम अब आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे, आपके सामने लिखा हुआ है संधि। अब ये संधि क्या चीज है, संधि क्यों प्रयोग की जाती है, संधि का स्वरूप क्या है। हम आज तक पढ़ते लिखते सुनते आए हैं कि संधि, संधि के प्रकार, संधि का विग्रह, लेकिन हमें इससे पहले यह जानने की जरूरत है ये संधि की आवश्यकता क्यों पड़ी, हम हिंदी भाषा में संधि का प्रयोग क्यों करते हैं। इसका जवाब एक यह होगा कि हम जब भाषा को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया तो भाषा में शब्दों की संख्या क्या थी, सीमित थी, और दिन प्रतिदिन व्यक्ति के व्यवहार से भावों का स्वरूप बढ़ता गया, तो भाषा अल्प होने लग गई, भाव अधिक होने लग गए। तो व्याकरणाचार्यों ने क्या किया, व्याकरणिक संरचना में एक ऐसे औजार का प्रयोग किया जिससे कि कई शब्दों को साथ में लाकर उनके वर्णों को मिलाकर के नए शब्दों का निर्माण किया जा सके, और उस नए शब्दों के माध्यम से जो अपने अंतरात्मा में भाव आ रहे हैं, अपने व्यवहार में जो भाव आ रहे हैं, उन भावों को अभिव्यक्त करके सामने वाले तक संप्रेषित किया जा सके। यह एक औजार के रूप में प्रयोग हुआ था शब्द संरचना के लिए, शब्दों के निर्माण के लिए, नए शब्दों का स्वरूप डालने के लिए। तो क्या एक संधि था? अब प्रश्न आ रहा होगा आपके मन में कि क्या सर ये एक संधि था जो नए शब्द बना रहे थे? जी नहीं, शब्द संरचना में शब्दों के निर्माण में हम 4 औजारों का प्रयोग करते हैं। प्रथम उसमें है संधि, दूसरा है समास, तीसरा है उपसर्ग, चौथा है प्रत्यय। ये 4 जो हमारे पास जिसे हम कहते हैं औजार हैं, वो शब्दों के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर कि हमने संधि का प्रयोग क्यों भाषा में करते हैं, अर्थात इसका उत्तर यह होगा शब्दों के निर्माण के लिए, भावों की अभिव्यक्ति देने के लिए, नए शब्दों का निर्माण किया जा सके। अब आप देख पा रहे होंगे मैंने संधि के 2 शब्द लिख दिए, एक शुद्ध होगा एक अशुद्ध होगा, या फिर दोनों अशुद्ध होंगे या फिर दोनों शुद्ध होंगे, यही प्रश्न बनता है। आप में से विचार करिए, क्या यह शुद्ध है या फिर यह शुद्ध है या फिर दोनों शुद्ध है? किया होगा विचार, किसी को यह शुद्ध लगा, किसी को यह शुद्ध लगा, किसी को यह अशुद्ध लगा और यह शुद्ध लगा। चलो अब हम चलते हैं, मैं ये कहता हूं ये दोनों शब्द ही क्या है, शुद्ध हैं। दोनों शब्द क्या है, पूर्णतया शुद्ध है। तो संधि पढ़ाने से पहले मैं आपको एक संधि का उदाहरण इस शब्द के माध्यम से दे देता हूं, क्योंकि संधि शब्द में भी संधि है, संधि शब्द में भी संधि है। अब इसका अगर मैं विग्रह करता हूं तो लिखता हूं सम और धी। क्या लिखा, सम और धी। ये मैं आपको आगे की कक्षाओं में जब अपने इसको निरंतरता से करते जाएंगे तो ये व्यंजन संधि में एक रूप आएगा, जब मैं उसको और विश्लेषित पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी आपको इस संधि शब्द जो आपके सामने 2 दिए हुए हैं, इनकी शुद्धता के बारे में प्रमाणों के साथ बता सकूं, इसलिए मैंने यह विग्रह किया। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, म हो, क्या हो, म हो, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क से म तक कोई भी वर्ण आ जाए तो यह म किस में बदल जाता है, जो दूसरे पद का प्रथम वर्ण जिस वर्ग का होता है। आपको मैंने अपनी वर्ण विचार की कक्षा में वर्ग बताया था कि 5 वर्णों के समूह को वर्ग कहते हैं, वो अब काम आ रहा है आपके। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि इस क्लास
ये जो आपकी क्लास है, वर्ण विचार की जो क्लास है, वो आगे आने वाली क्लासों में रीढ़ की हड्डी के समान काम करेगी। और उसको आप अगर नहीं देख पाए हो तो आप पीछे कक्षाओं में जाकर के उस वर्ण विचार की कक्षाओं को जरूर देखें, जिससे कि यह जो बिंदु है आपको और अधिक भली भांति समझ आ जाएगा। तो हमने देखा कि जो वर्ग है, अगर उस वर्ग का कोई शब्द आ जाए तो वह अपने किस में चला जाता है? पंचमाक्षर में। पंचमाक्षर, हमने पंचमाक्षर बताया था, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर। और या फिर ये किसमें बदल जाता है? अनुस्वार में। हमने ध देखा, ध किस वर्ग का था? किस वर्ग का था? त वर्ग का था। त, थ, द, ध और न। तो इसमें ध जिस वर्ग का था उसका पंचमाक्षर क्या था? न था। न था, ठीक। तो अब अगर हम इस रूप में इसके मेल करते हैं तो म क्या बन गया? सा तो रहा। इस मां को मैंने क्या कर दिया? अनुस्वार बना दिया और दी का दी लिख दिया। संधि हुई, संधि शब्द में भी संधि हुई। दूसरा रूप ये पंचमाक्षर का, मैंने सा लिखा। ध चूंकि त वर्ग का था और त वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? न है, तो हमने क्या कर दिया? न। इसलिए न कर दिया क्योंकि इसमें स्वर नहीं था, इसलिए न क्या रह गया? स्वर रहित रह गया। और न क्यों रह गया? हमने अपनी पिछली कक्षा में भी पढ़ा था कि जो खड़ी पाई से पहले शुरू होता है उसमें खड़ी पाई हट जाती है स्वर रहित करते समय। तो हमने इसको स्वर रहित किया और धी का धी लिख दिया। क्लियर? दोनों शब्द क्या है? शुद्ध है। यहां तक आई बात समझ आपको? अब बात आती है, सर संधि होती क्या है? संधि कहते किसे हैं? आपने अनेक किताबों में, अनेक कंटेंट में संधि का परिभाषा पढ़ी होगी। इससे पहले मैं आपको इसका एक छोटा सा एक अर्थ बता देता हूं। संधि हमने इतिहास में भी देखा होगा, दो राजा महाराजाओं के मध्य में संधि हुई है, दो युद्धों के बाद संधि हुई है। विश्व इतिहास में भी आपने देखा होगा इस शब्द का प्रयोग कहीं ना कहीं किया जाता है। तो ये संधि शब्द का जो मूल अर्थ है वो मूल अर्थ कहलाता है मेल। मेल इस, या फिर हम इसको क्या कहते हैं? समझौता। क्या कहते हैं? समझौता। अब ये मेल किस में हुआ? मेल वर्णों में हुआ। क्यों हुआ? नए शब्दों के निर्माण के लिए हुआ, नए भावों को अभिव्यक्त करने के लिए हुआ। ये मेल और समझौता। जब कभी भी याद रखना आप दोस्तों, जब कभी भी कोई मेल होता है, कोई समझौता होता है, तो उसमें कुछ शर्तें भी होती है। निश्चित शर्तों पर मेल या समझौता किया जाता है। बिना कोई शर्त के, बिना कोई कंडीशन के कोई किसी प्रकार का मेल या समझौता नहीं होता है। अर्थात इस शब्द, ये जो मेल है, इसमें शर्तें जुड़ी हुई रहती है, इसमें शर्तें समाहित रहती हैं। उसी प्रकार इस संधि शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ है मेल, इसमें शर्तें भी समाहित हैं। उन शर्तों को हम क्या कहते हैं? अपने हिंदी भाषा व्याकरण में संधि के नियम। संधि के नियम। और ये जो मेल जिस स्वरूप में होता है, जिस प्रकारों में होता है, उनको हम कहते हैं संधि के प्रकार। क्लियर? तो मेल और समझौते के लिए निश्चित शर्तें होती हैं। यहां तक समझ आई आपको बात कि संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या समझौता। कई बार एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि जो संधि है इसका विलोम शब्द क्या है? संधि का विलोम क्या है? दो विलोम होते हैं इसके। एक तो संधि का विग्रह, संधि का विग्रह मतलब मेल हुआ, उसको पुनः अपने मूल स्वरूप में भेज देना, वो क्या कहलाएगा? विग्रह। या फिर कई जगह ऐसा भी लिखा हुआ आ जाता है विच्छेद।
हम ये भी पढ़ते होंगे, विग्रह और विच्छेद। संधि का विलोम है विग्रह और विच्छेद। क्लियर यहां तक कि संधि के दोनों रूप जो मैंने सामने लिखे हैं वो दोनों शुद्ध है। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या समझौता होता है और संधि का विलोम विग्रह होता है। अब ये संधि कहाँ होती है? मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, विद्यालय। क्या लिखा? विद्यालय। मैंने यहां लिख दिया विद्या और आलय लिखा। ये शब्द आप भली भांति परिचित होंगे। महेंद्र, मही इंद्र, महेंद्र, महा इंद्र, बहुत शब्द है। मैं आपको, ये मेरा मूल मंतव्य ये है कि मैं आपको संधि के मर्म से परिचित करवा दूं। सब तो आपके सामने फिर खेलते रहेंगे, आप शब्दों के साथ खेलना शुरू कर देना। जब मर्म आपको समझ आ गया तो कितने ही शब्द आपके साथ आओ, आपको किसी प्रकार से किंचित मात्र भी भयभीत होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो विद्या और आलय। अब यहां स्वर रहित करेंगे तो ध और इसमें आ जुड़ा हुआ है और इसमें आ जुड़ा हुआ है और ये बन करके वापस आ बना। अब यहां इसको हम क्या कहते हैं? पद है ये भी क्या है? पद है। ये धन चिन्ह जो संधि के लिए हमने प्रयोग किया है, इससे पहले है, इसको हमने नाम दे सकते हैं प्रथम पद या पूर्व पद। ये जो पद बाद में है इसको हम दूसरा पद या उत्तर पद भी नाम दे सकते हैं। वो आप अपनी सुविधा के अनुसार जो नाम देना चाहें, प्रथम पद, द्वितीय पद, या फिर पूर्व पद या उत्तर पद, या फिर पहला और दूसरा भी कह सकते हो। आपके अनुसार आप जो आपको रुचिकर लगे वो आप इसका नाम दे लेते हो, नाम में कुछ नहीं है। विद्या और आलय, प्रथम पद और द्वितीय पद। जब प्रथम और द्वितीय पद मिलते हैं, जब प्रथम और द्वितीय पद मिलते हैं, जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं रमेश। क्या लिखा? रमेश। इसका मैं आपके सामने थोड़ा विग्रह करता हूं, रमा और ईस, रमा और ईस। समझ आ रहा है? जब इसको मैंने यहां क्या है, इसमें आ है और यहां क्या है? ई है। इन दोनों को हमने मिलाया तो क्या बना? ए बना। यहां हमने ए का चिन्ह लिखा है मात्रा के रूप में। तो जिस प्रकार से रमा और ईस बनके रमेश बना है, विद्या और आलय बनकर के क्या बना है? विद्यालय बना है। तो यहां देखो ए था ही नहीं है इनके बीच में, लेकिन ए का क्या हुआ? आगमन हुआ है, आया है। तो इससे हमें एक चीज समझ लेनी चाहिए, जब हम किसी शब्दों को साथ बिठा करके उनके प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण को मेल करते हैं, संधि करते हैं, तो उसमें निश्चित रूप से परिवर्तन आता है या बदलाव आता है, तो ही वो संधि होगी, अन्यथा वो संधि नहीं है। मैं एक शब्द लिख देता हूं आपके सामने, चाय वाला। बहुत चलता होगा ये शब्द, है ना? राजनीति में भी बहुत ट्रेंड कर रहा है। पानी वाला, पान वाला, ये सब चलता है। अब मैंने इसमें देखो क्या किया, चाय शब्द है और इसमें मैंने क्या जोड़ा? वाला जोड़ा। चाय में क्या जोड़ा? वाला जोड़ा। अब इसमें यह का अंतिम वर्ण क्या है? अ। वह वर्ण को साथ में बिठाया, मेल किया, क्या कोई इसमें परिवर्तन आया? आप देखो, भली भांति देखो इस चीज को, क्या कोई इसमें परिवर्तन आया? नहीं आया। जब परिवर्तन नहीं आता है तो क्या हम उसको संधि कह सकते हैं क्या? यह सोचने का प्रश्न है। संधि के प्रकार बताने से पहले मैं आपको संधि का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। ऐसा मैं समझता हूं, अगर आप संधि का कॉन्सेप्ट, संधि की मूल अवधारणा अगर समझ पाए होंगे या समझ लोगे, तो फिर संधि के प्रकार तो खिलौने के समान हमारे सामने आ जाएंगे। और मैं इस प्रकार से आपको करवाऊंगा कि एक ही बोर्ड में, एक ही क्लास में
आपको पूरी की पूरी स्वर संधि का स्वरूप विभाजित कर दूंगा। इतना कोशिश करूंगा कि आपके सामने बहुत सुरुचि के साथ आए कि जिससे आपकी अभिरुचि के साथ आप उसको ग्रहण कर सके। पहले हम इसकी अवधारणा पर चलते हैं। तो चाय वाला में क्या हुआ? मेल हुआ लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। क्लियर? तो अगर जब परिवर्तन नहीं होता है तो हम उसको क्या नाम देते हैं? संयोग। क्या नाम देते हैं? संयोग। और यदि जब दो पद साथ आते हैं, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जब साथ मिलते हैं और कोई बदलाव आता है, जैसे ये आया, बदलाव आता है या परिवर्तन आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि। आ गई परिभाषा आपके सामने। हम तो अवधारणा विकसित कर रहे थे, अवधारणा विकसित करते करते हमारे सामने क्या आ गया? संधि की परिभाषा। अब मैं आपको उसका पुनः दोहरान कर देता हूं। संधि की परिभाषा का दो शब्दों के प्रथम पद और अंतिम पद के मेल से प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के साथ आने से जो बदलाव आता है, जो परिवर्तन आता है, जिसे हम हिंदी भाषा में विकार भी कहते हैं, आता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्लियर यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। अब संधि किस में होगी? वर्णों में होगी। तो वर्ण हमारे पास दो स्वरूप में आते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। और मैंने आपको बताया प्रथम पद और द्वितीय पद, जैसे ये धन चिन्ह, यहां प्रथम पद, यहां द्वितीय पद। वर्ण में होगी तो हम वर्ण और में जो स्वर है, जो व्यंजन है, उसका नियोजन करके देखते हैं किस प्रकार से ये साथ में आ सकते हैं। प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर भी हो सकता है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो सकता है? स्वर भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी किया था, रमा और ईस। मां में आ था और ईस में क्या था? ई था। दोनों क्या थे? स्वर थे। विद्यालय का मैंने अभी किया था आपके सामने, तो उसमें भी दोनों क्या थे? स्वर थे। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण दोनों स्वर हो सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी, प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर और दूसरे पद का प्रथम वर्ण व्यंजन हो सकता है। हो सकता है? आप कहोगे हाँ सर। तीसरा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो सकता है और दूसरे पद का प्रथम वर्ण व्यंजन हो सकता है। चौथा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो सकता है और दूसरे पद का प्रथम वर्ण स्वर हो सकता है। हो सकता है? ये चार स्वरूप आए। आगे और देखते हैं। प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो सकता है और दूसरे पद का प्रथम वर्ण स्वर हो सकता है। एक कंडीशन और आती है हमारे सामने, प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो सकता है और दूसरे पद का प्रथम वर्ण व्यंजन हो सकता है। इसके अलावा कोई शर्त आपके सामने आती है तो आप बताइए मुझे कि भाई इन 6 प्रकार के अलावा भी कोई स्वर या व्यंजन किस प्रकार से जुड़ सकता है क्या? मैं आपके सामने एक प्रश्न कर देता हूं। हमने देखो विसर्ग किया, अंतिम द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर भी आया, व्यंजन भी आया, विसर्ग नहीं आया। क्या हम ये कंडीशन बना सकते हैं क्या? 7वीं, प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर और दूसरे पद का प्रथम वर्ण विसर्ग। या फिर एक कंडीशन और, प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन और दूसरे पद का प्रथम वर्ण विसर्ग। बना सकते हैं या नहीं? थोड़ा इस पर सोचिए। इस पर हम आएंगे अभी, पहले इस पर सोचिए। क्या हम बना सकते हैं ऐसा?
प्रश्न तो लगता है कि सर ने थोड़ा गंभीर पूछ लिया। अब कई मेरे दोस्त इसको हाँ कर रहे हैं, कई दोस्त कह रहे हैं नहीं नहीं ये ऐसा तो संभव नहीं है। मैं इसका समाधान कर देता हूं आपके सामने। ये दोनों रूप हिंदी भाषा में होते ही नहीं है। क्यों? कि जब विसर्ग आएगा किसी शब्द का तो स्वर के बाद विसर्ग लगता है। कहां लगता है? स्वर के बाद, जो कि अयोगवा है। हमने यहां दे दिया विसर्ग द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। क्या ऐसे आगे विसर्ग लग सकता है क्या? भाषा में ऐसा कोई निर्धारण ही नहीं है, ऐसी कोई नियम भी नहीं है कि हम किसी भी वर्ण के पहले विसर्ग लगा दे, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। तो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कभी विसर्ग से शुरू होता ही नहीं है। तो ये दोनों कंडीशनें क्या है? हमारे लिए गैर जरूरी है, अर्थात जिसे हम के गैर तार्किक है, भाषा के व्याकरण की दृष्टि से अवैज्ञानिक भी है। तो ये 6 कंडीशन हमें मिलती है। इस 6 कंडीशन से हम क्या करते हैं? संधि के जो प्रकार हैं, आपको पता है 3 प्रकार हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और स्वर के भी कितने प्रकार हैं आपने पढ़ा होगा, लेकिन इस कक्षा में हम उन प्रकारों के विविध स्वरूपों की चर्चा करेंगे जो बने हैं किस प्रकार से। तो यहां स्वर और स्वर बनने से कौन सा बनता है? स्वर संधि पहला आया हमारे पास। क्या प्रकार है संधि का? स्वर संधि। स्वर और व्यंजन से क्या होता है? व्यंजन संधि। व्यंजन और व्यंजन से क्या होता है? व्यंजन संधि। व्यंजन और स्वर से क्या होता है? व्यंजन संधि। और विसर्ग और स्वर, विसर्ग और व्यंजन मिलने से क्या बनता है? विसर्ग संधि। क्लियर? ये 3 रूप हमारे सामने आए संधि के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि किसे कहते हैं? ये सामने जो आपके सामने ये 6 बिंदु लिखे हुए, इसमें ही परिभाषा है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि स्वर है, दूसरे पद का प्रथम वर्ण यदि स्वर है और दोनों मिलने से बदलाव आता है तो वह स्वर संधि है। और 3 कंडीशन या 3 शर्तें आपके व्यंजन संधि पर लागू होती है। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर, दूसरे पद का प्रथम वर्ण व्यंजन, या फिर प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन, या फिर दूसरे पद का प्रथम वर्ण व्यंजन है। तीसरी कंडीशन है प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन व दूसरे पद का प्रथम वर्ण स्वर है। ये 3 रूपों में यदि मिलते हैं और बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, जिसे हम भाषा में विकार भी कहते हैं, यदि आता है तो वो क्या है? व्यंजन संधि है। वही परिभाषा। हमें कुछ रटना नहीं है, हमें सिर्फ केवल और केवल स्वरूप की अवधारणा को अपने मन और मस्तिष्क में डालना है। जैसे ये डलती जाएगी आगे हमारे ज्ञान के रूप में बाहर बिखरती जाएगी। तीसरा, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग है, दूसरे पद का प्रथम वर्ण स्वर है। दूसरी कंडीशन है प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग है या दूसरे पद का प्रथम वर्ण व्यंजन है, तो वह विसर्ग संधि कहलाती है। उसमें जो बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, उसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं? यह विसर्ग संधि है। क्लियर? हमने देखा संधि की क्या आवश्यकता है, संधि का क्या स्वरूप है, संधि का शाब्दिक अर्थ, संधि का परिभाषिक अर्थ, ये चीजें हमने इसमें देखी। और फिर हमने संधि का स्वरूप में देखा किस प्रकार से संधि की जा सकती है। उन स्वरूप का निचोड़ निकल के हमारे सामने ये 3 रूप आए, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। आज इस क्लास में आप मेरे साथ जुड़े, इसके लिए मैं आपको सक्सेस सेंटर, सारथी सक्सेस सेंटर के माध्यम से आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आगे की क्लास में हम इससे आगे और संधि का जो पहला प्रकार निकल के हमारे सामने आया, स्वर संधि, उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक आप इनको देखिए, समझिए
और अपने ज्ञान को एक नया स्वरूप देने की कोशिश करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।